नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट के ऐसे 60 बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में इतना ही पढ़ना आपके हिंदी सब्जेक्ट में काफी, क्योंकि हमने एक एक कैटेगरी डिवाइड करके ये वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो वैसे तो ये 60 बहुविकल्पी प्रश्न है, अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो फिर मामला तो एकदम ओके है। तो इसीलिए वीडियो में बने रहिए। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट के 20 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूरे पाना चाहते हैं, चलिए ठीक है, पहले टॉपिक पर बात करते हैं। हमने 4 कैटेगरी डिवाइड की कि हमने ये बहुविकल्पी किस टॉपिक से कितने लिए, कौन टॉपिक कहां से है, कितने पूछे जाएंगे, कितने आ जाएंगे। तो यानी जितने भी टॉपिक थे हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर दे। तो इसलिए बने रहे वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला भाग। पहले भाग में हम गद्य और पद्य के 20 प्रश्न डालें, गद्य से रिलेटेड और पद्य से रिलेटेड 20 प्रश्न। ठीक है साहब। अगली बात करते हैं भाग नंबर 2 में काव्य सौंदर्य में कहां से लिए हैं, रस से लिए हैं, अलंकार से लिए हैं और छंद से। ये इसमें हमने टोटल 10 प्रश्न ले रखे हैं, 10 प्रश्न। फिर अगली बात करते हैं भाग नंबर 3 में व्याकरण से हमने क्या क्या लिया है। एक तो उपसर्ग से क्वेश्चन लिए हैं, समास से क्वेश्चन लिए हैं, तद्भव तत्सम से और पर्यायवाची विलोम से। इन पांचों से जो है हमने 15 क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है साहब। अगला भाग नंबर 4 जो है संस्कृत है हमारा। संस्कृत से हमने क्या क्या लिया, एक तो सर्वनाम लिया है और दूसरा युष्मद, तो, पर, पद, परिचय, वाच्य, शब्द रूप। इनसे हमने जो है 15 प्रश्न लिए हैं। यानी कहने का मतलब है पूरी किताब से, पूरे टॉपिक से हमने जो है 60 जो है प्रश्न ले रखे हैं, 60 जो है प्रश्न ले रखे हैं। अगर आप इतने अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बस बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ही काफी। हमारे इस चैनल पे बहुत सारी सीरीज पड़ी हुई है, आप जुड़े रहिए। और इसके बाद सामाजिक का वीडियो आने वाला है पहले पार्ट का, जिसमें हमने बहुत सारे प्रश्न भी बताए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, जो कि हम सबसे पहला भाग स्टार्ट करेंगे, भाग नंबर 1 जो कि गद्य और पद्य खंड 20 प्रश्न है। ये 20 प्रश्न पहले बात करेंगे। ठीक है साहब। पहला प्रश्न है कि अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, प्रकाश की किरणें उसे परास्त कर देती हैं। इस वाक्य का मुख्य भाव क्या है। तो देखिए, इस वाक्य को क्या लग रहा है कि यार मेहनत करते जाओ, फिर एक बार एक ऐसी रोशनी आएगी, यानी ऐसी सफलता मिलेगी कि सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो कहने का मतलब है इसमें संघर्ष की भावना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। बहुत बेहतरीन शब्द, बहुत बेहतरीन अनुमान। आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार करिए, यकीन जानिए बहुविकल्पी रटना कभी नहीं होता है। अगर सुकरात की एक बात है कि प्रश्न को समझ लेना ही आधा उत्तर होता है, तो हम ये बात कहते हैं अच्छे से प्रश्न को समझ लो, ऑप्शन को समझ लो, फिर पूरा उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 2 है। मधुशाला एक शब्द है, मधुशाला, सॉरी एक पूरा एक सिस्टम है। मधुशाला के रचयिता कौन है। तो मधुशाला के रचयिता जो है इन चारों में से एक ही आदमी है, जिसका नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है मधुशाला के रचयिता है। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है, वह पंक्ति कौन लिखी जिसने, वह पंक्ति किसने लिखी या कौन लिखी जिसने जो है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी। तो इन चारों में से किसने लिखी थी कि सिंहासन खाली करो, सपने वो नहीं जो हम सो कर देखते हैं, मिट्टी का तन मन में भारत, जनगण मन। तो कहने का मतलब है ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाने वाला है, सिंहासन खाली करो। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। कबीर के दोहों में प्रमुखता किस भाव की होती है। तो एक कबीर दास को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें श्रद्धा, भाव, भक्ति ये सब होता है। तो हम कह सकते हैं नंबर ए वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है।
नंबर ए वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदखंड का उदाहरण है? पद, तो निम्नलिखित में से कौन सा पदखंड का उदाहरण है? तो हम बात यही करेंगे कि कविता जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी, कविता जो है पदखंड का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्रिय मित्रों को भी भेज दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस बने आपको परमानेंट मिलते रहें और आपका बोर्ड एग्जाम एकदम 100 में 100 हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है गद्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गद्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गद्य का मुख्य उद्देश्य होता है, ये ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर सही हो जाने वाला है, सूचना देना। सूचना देना और विचार प्रेरणा देना, विचार प्रकट करना या विचारों से प्रेरणा देना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वीर रस के कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। इन कवियों की आप किताब पढ़िए, आपको एनालिसिस होगा कि वाकई में बहुत ही बेहतरीन अंदाज, बहुत ही पढ़ने का तरीका, एक शांत दिमाग आप पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीलकंठ का क्या अर्थ है? नीलकंठ का क्या अर्थ है? कहीं सुने हैं शब्द? नीलकंठ सुना हुआ लग रहा है। तो इसका अर्थ होता है नीले रंग का पक्षी। नीले रंग का पक्षी ही क्या होता है? नील रंग का अर्थ होता है, सॉरी नीलकंठ का अर्थ होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो कि है अंधेरी नगरी। वाह क्या बात! अंधेरी नगरी चौपट राजा किस प्रकार की रचना है? तो अंधेरी नगरी चौपट राजा किस प्रकार की रचना है? तो हम कह सकते हैं ये नाटक प्रकार की रचना है। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आप जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं एक एक सीरियल वाइज आप किसी पे नोट कर लीजिए, जो कि बाद में रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अखरोट की छाल, अखरोट की छाल में किस विषय को दर्शाया गया है? बहुत एकदम सटीकता से बनी होती है। तो अखरोट की छाल जो है उत्तर आपका है जीवन की कठिनाई। ये बी नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जीवन का कठिन पक्ष को दर्शाता है। अखरोट देखो कितना मजबूत होता है ऊपर का कवर, तो यही दर्शाता है कि जीवन जो है बहुत कठिन है, लेकिन हमें उसके अंदर हमेशा कोमलता से ही रहना है। फूटो तो अच्छे निकलो, ऐसा नहीं फिर आग बबूला निकलो। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पद्य का सबसे बड़ा गुण क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पद्य का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो पद्य का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? देखिए, छंदबद्ध होना। छंदबद्ध होना पद्य का सबसे बड़ा गुण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। पढ़िए क्वेश्चन। नीचे दिए गए में से कौन सा पद्य के उदाहरण हैं? तो नीचे दिए गए में से कौन से पद्य के उदाहरण हैं? तो ये वाला हम कह सकते हैं पंक्ति। अगर देखो सब ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है डायरेक्ट ऑप्शन पे ही बात करते हैं। तो अगर कौन कहता है कि प्यार नहीं होता, ये कौन सा उदाहरण है? पद्य का उदाहरण है। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के किस क्षेत्र के लेखक हैं? किस क्षेत्र के लेखक हैं हिंदी साहित्य में? तो अगर हम बात करें तो ये साहब जो है गद्य के लेखक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है धूप छांव कहानी किसके द्वारा लिखी गई? धूप छांव कहानी किसके द्वारा लिखी गई? तो हम कह सकते हैं धूप छांव कहानी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है वो सुबह कभी आएगी, मैं का क्या आशा है, सॉरी क्या आशा जताई गई। वो सुबह कब आएगी, मैं की क्या आशा जताई गई है, तो इसमें ये वाला है ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। देखा जाए तो पढ़िए, अंधकार में आशा मैं, सूरज की किरणों को की प्रतीक्षा मैं, स्वतंत्रता की कामना मैं, सभी विकल्प सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ज्यादा बहुविकल्पी में कुछ समझाना नहीं होता है, बस ऑप्शन ही बताना है, ठीक है, और क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि कह रहा है काव्य में अलंकार का क्या महत्व होता है। इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काव्य में अलंकार का क्या महत्व होता है, तो काव्य में अलंकार का महत्व जो है सभी होते हैं ये, जैसे कि भाषा को सुंदर बनाना काव्य में ही आता है, भावों को प्रबल करना काव्य में ही आता है, छंद में लय लाना काव्य में ही आता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये सभी विकल्प सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गद्य और पद्य, यानी गद्य और पद्य में क्या मुख्य अंतर है। तो साहब गद्य और पद्य में छंद का अंतर होता है या पद में नहीं, पद छंदबद्ध होता है या गद्य में नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं, पद और गद्य दोनों में गजल का अंतर होता है ये भी नहीं, तो क्या कैसे चेक करें। तो बस हमारे पास एक जादुई नारा है, ये खोल दो। कह रहा है पद्य छंदबद्ध होता है, गद्य छंदबद्ध नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है किस कवि ने मेरी कहानी नाम कविता लिखी थी। तो किस कवि ने मेरी कहानी नाम कविता लिखी थी, तो महादेवी वर्मा ने ये जो है लिखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है समाज सुधार किस विषय में किसकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, यानी किसने किसने समाज सुधार के बारे में बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो हम बस चेक करते हैं सब। प्रेमचंद्र ऐसे व्यक्ति थे जिनकी ज्यादातर रचनाएं प्रसिद्ध हैं किस बेस पे, समाज सुधारक के बेस पे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। बच्चों की कविता किस वर्ग की कविता है। तो बच्चों की कविता जो है अक्सर पद्य, बच्चों की कविता पद्य, हाँ पद्य की है, ये बात ध्यान रखना। वो लोग कहानी पे टिक कर देंगे, ना करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है काव्य रस। काव्य रस का क्या अर्थ होता है। काव्य रस लिखा है यार इसमें, तो काव्य रस का क्या अर्थ होता है। टाइपिंग में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो भावों की अनुभूति करना काव्य रस का भाव प्रकट करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 22। वीर रस किस स्थिति को दर्शाता है। तो वीर रस हमेशा वीरता की स्थिति को दर्शाएगा। तो इसमें ऑप्शन हम चेक कर लें, प्रेम, दुख, साहस और शौर्य, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अरे यही ओपन कर दें यार, हम क्यों लिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है श्रृंगार रस का भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस, अब हमारा एक तुमको बात बताएं, अब भाग 2 स्टार्ट हो गया है। रस से रिलेटेड, अलंकार से रिलेटेड, छंद से रिलेटेड 10 प्रश्न। तो कह रहा है श्रृंगार रस का भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का भाव प्रेम और सौंदर्य होता है, कि प्रेम झलकेगा, सौंदर्य। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। बस इतनी सी बात। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए एक ही ध्वनि का बार बार प्रयोग होना क्या कहलाता है, अलंकार रस कहलाता है। 1 सेकेंड। ये एक एक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है। काव्य में मात्रा का क्या महत्व है? तो काव्य में मात्रा का क्या महत्व है, तो आप भी बताएं। छंद की लय और ताल काव्य में काव्य में मात्रा का महत्व है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छंद का हिंदी में क्या अर्थ होता है? तो छंद का हिंदी में अर्थ होता है साहब लयबद्ध और कविता का रूप। तो छंद में इसका ध्यान रखना बस। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 28। कह रहा है उपमा अलंकार किसका उदाहरण है? उपमा अलंकार किसका उदाहरण है? तो भाई ये चारों ऑप्शन पढ़िए और कह सकते हैं कि वह शेर की तरह बहुत बहादुर है। वह शेर की तरह बहुत बहादुर है, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो कि है यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन पढ़िए कि एक शब्द का दो बार अर्थ। तो डायरेक्ट यही ओपन कर देते हैं कि समान ध्वनि वाले, यमक अलंकार का अर्थ होगा कि समान ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग। जब भी कभी समान ध्वनि, यानी हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, एक एक पंक्ति बोल रहे हैं, एक एक वर्ड बोल रहे हैं, वही ध्वनि में बोल रहे हैं, ना तो वर्ड ज्यादा तेज ना तो वर्ड ज्यादा धीमा, तो हम कह सकते हैं ये यमक अलंकार है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है काव्य में व्यतिरेक रस का भाव क्या है? तो इसमें जो है काव्य में व्यतिरेक रस का भाव विरोधाभास होता है। हमेशा ध्यान रखना, सन 2017 में, 18 में और 21 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है छंद के अंतर्गत कौन सा छंद आता है? तो छंद के अंतर्गत कौन सा छंद आता है? तो निबंध आता है, ध्यान रखना हमेशा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 है। कह रहा है असफल शब्द में आ क्या है? अब हमारे यहाँ पैराग्राफ तीसरा स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमने उपसर्ग, समास, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची और विलोम, इसमें 15 क्वेश्चन लिए हैं। और ये 15 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, यकीन जाने आपके बोर्ड एग्जाम में ही आएंगे और कहीं नहीं आने वाले। तो आ शब्द, तो हम आपको बताएं जिसमें उपसर्ग में हमेशा आ शब्द पहले आता है। कोई भी अगर शब्द लिखा है तो उपसर्ग, जैसा कि आ, अनु, अप, ये ऐसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में जो है तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विद्यार्थी शब्द। विद्यार्थी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो विद्यार्थी शब्द का पर्यायवाची छात्र भी होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिन का विलोम। तो दिन का उल्टा रात। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या है? कह रहा है तद्भव शब्द तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, कोई बताएगा? तो संस्कृत से परिवर्तित होकर जो हिंदी में आते हैं उसको बोलते हैं तद्भव। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो मतलब सेम उसका उल्टा कर दीजिए आप। संस्कृत के जैसे शब्द जो तत्सम होते हैं, थोड़ा थोड़ा लगते हैं कि हाँ ये संस्कृत जैसे शब्द हैं कुछ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजपुरुष में समास किस प्रकार का है? तो राजपुरुष में समास जो है तत्पुरुष समास का है। अभी ये पिछली बार यही था, अभी सेम क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कह रहे विपरीत अर्थक शब्द का अर्थ क्या है? तो विपरीत, इसका अर्थ है विपरीत अर्थ वाले शब्द। विपरीत अर्थक शब्द का मतलब विपरीत अर्थ वाले शब्द। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 39 है। कह रहा है कि प्रातः का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्रातः का पर्यायवाची शब्द सुबह है। उत्तर नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
कह रहा है अंत का विलोम शब्द क्या है, तो अंत का विलोम शब्द हो जाएगा आरंभ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है कि सूर्य का तत्सम शब्द क्या है, तो सूर्य का तत्सम शब्द रवि होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है कि बिना में कौन सा उपसर्ग है, बिना में कौन सा उपसर्ग है, तो बिना में जो है नि शब्द उपसर्ग है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 43 है। स्वराज में कौन सा समास आता है, तो स्वराज में तत्पुरुष समास आता है। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अब अधिकार शब्द में जो है हमने अभी बताया था अधि उपसर्ग होगा, क्योंकि जिसमें आ लग जाए वही उपसर्ग होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है कि ग्रह का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ग्रह का पर्यायवाची शब्द घर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि तुम्हारा, यानी एक तुम्हारा शब्द है, तुम्हारा का संस्कृत में कौन सा शब्द होता है, तुम्हारा, तो जाहिर सी बात है त्वम होता है, तुम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है मैं का संस्कृत सर्वनाम क्या होता है। अब हमारा भाग नंबर 4 चलने लगा है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं मतलब अहम, तो अहम कहीं दिया है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले आपको बात बता दें कि हमारे चैनल पे क्लास 10th वालों के लिए एक ऐसी बेहतरीन सीरीज है जिसमें हर पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट विथ बोर्ड के क्वेश्चन से कराए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने भी टॉपिक्स हम लोग प्रोवाइड करें, कैन यू बिलीव, आप उसे तैयार करिए और फिर देखिए एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा परसेंटेज आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सॉरी ये तो रह गया। युष्मद, युष्मद सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है, तो युष्मद सर्वनाम का प्रयोग द्वितीय पुरुष के लिए होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य नहीं है, तो भाई सीधी सादी बात है तृतीय वाच्य नहीं है, और सब में वो मैच करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राम वनम गच्छत। अब हमारा वो संस्कृत वाला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है कि रामा वनम गच्छत, राम वन में गच्छत यानी रहता है, तो कौन सा वाच्य होगा इसमें, तो कह रहा है कि साहब कर्तव्यवाच्य, राम का कर्तव्य क्या है, वन में रहना 13 साल या 14 साल के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, कह रहा है पद परिचय का अर्थ होता है। तो जाहिर सी बात है जानकारी देना पद के बारे में, तो कह रहा है ऑप्शन चेक करिए, तो पद परिचय का अर्थ होता है पदों के बारे में अध्ययन, तो पदों के बारे में अध्ययन ही पद परिचय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अस्थि का रूप कौन सा है, तो अस्थि का रूप, अस्थि क्या होती, पहली तो क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 53 है। कह रहा है गच्छत का भाव वाच्य रूप क्या होगा, तो गच्छत का भाव वाच्य रूप जो है गम्यते होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, क्यों, ज्यादा टाइम खराब करने का कोई मतलब है नहीं, टॉपिक में ज्यादा समय दिया जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न में ज्यादा समय नहीं दिया जाता है। कह रहा है सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वह शब्द जो नाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है युष्मद का वचन क्या होता है, तो युष्मद का वचन जो है हमेशा बहुवचन होता है, युष्मद का वचन बहुवचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बढ़िया, एकदम सही। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है तो शब्द का लकार क्या होगा, लट लकार, लोट लटकार, लंग लकार क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर चेक करिए, वर्तमान लकार होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तो यानी अभी।
कह रहा है अहम यानी कि मैं, अहम पर्यायवाची संस्कृत शब्द क्या है? तो अहम का पर्यायवाची संस्कृत शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाने वाला है कि इसका अहम ही है। संस्कृत में बिंदी रख दो, ये हिंदी शब्द में आएगा। और इसे तो बहुत सारे शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है रामेण गच्छत में रामेण का वाच्य क्या है? तो रामेण गच्छत में रामेण वाच्य का जो है करणवाच्य है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पदम शब्द का क्या अर्थ है? तो पदम शब्द का अर्थ होता है पद। पद्य होगा या पद होगा या शब्द होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही हो जाने वाला है, यानी पदम शब्द का मतलब पद्य होता है। अब ये जो है 60 नंबर यानी तो पुष्कम अस्ति में तो का क्या अर्थ है? तो यानी कि तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाने वाला है। अब थोड़ा हमारी बात ध्यान से सुनिए। ये 60 तो हुए हैं, अभी कुछ स्ट्रेटजी प्लानिंग आपको हम बता रहे हैं। क्या है कि जो आपकी तैयारी के लिए हम आपको सुझाव बताते हैं। सबसे पहला सुझाव कि जो प्रश्न है, प्रश्न के विकल्प और सही उत्तर याद करें। प्रश्न के विकल्प पे भी थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रश्न ही पढ़ते हैं और विकल्प पे फोकस ना करें, सिर्फ जो है वही वाला विकल्प ध्यान करें जिसपे जो कि सही होता है, उत्तर होता है। नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी उनके विकल्प भी पढ़ा करिए तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ ये इसलिए नहीं। दूसरा सुझाव आपके लिए है कि प्रत्येक टॉपिक के पीछे का कॉन्सेप्ट समझें और रटने से बचें। मतलब ये किस लिए हुआ है? टॉपिक का रीजन समझना ही आधा ज्ञान होता है। आधी समझदारी आपकी वहां से डेवलप हो जाती है। और तीसरा सुझाव है कि रोजाना कम से कम 10-15 प्रश्नों का अभ्यास करें, क्योंकि ज्यादा समय तक अगर हम पढ़ते रहेंगे तो वो हमें ज्यादा रिमाइंड रहेंगे, याद रहेंगे। ऐसा है एक बार पढ़ा फिर छोड़ दिया, फिर सोच रहे हैं कि यार पेपर का समय आएगा तो कुछ समय पहले हम तैयारी करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और चौथा पॉइंट है प्रैक्टिस के लिए पुराने प्रश्न पत्र भी देखें, जो पेपर बीत चुके हैं उसमें चेक करिए कि यार ये अच्छा ये प्रश्न आया था, हाँ तो संभावना है अब की बार आए, तो वो भी तैयार करिए। और पांचवी, पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बनाइए और उनका अच्छे से रिवीजन करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा भी सपोर्ट करिए ताकि हम लोग आपके लिए एकदम मोटिवेट होकर वीडियो बना सकें। धन्यवाद दोस्तों।